अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल विल बी फाइन एंड हैप्पी। और आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। और हमने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में अक्टूबर नवंबर 2017 का तक जो है 2017 का पेपर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड आज इस लेक्चर नंबर 8 में हम जो है उनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है जी। इन विच substance is the conduction of the thermal energy mainly due to the movements of the electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए से किस सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा जो है वो एनर्जी या हीट जो है वो ट्रैवल करती है, तो दैट इज़ आयरन। ठीक है, आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो कंडक्टर्स होते हैं और उनकी बात हो रही है। मेटल कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पे हीट मेनली इससे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है 4 सिमिलर मेटल प्लेट्स आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ हीटर दैट्स इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। एक हीटर है। द प्लेट्स आर पेंटेड डल ब्लैक, डल वाइट, शाइनी ब्लैक, शाइनी वाइट। अच्छा जी, यहाँ पर विच प्लेट एब्जॉर्ब्स द मोस्ट रेडिएशन एंड विच प्लेट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रेडिएशन, ये दो बातें हमने वो पूछना चाह रहे हैं। तो एब्जॉर्ब जो होता है ना, वो ब्लैक कलर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, डल ब्लैक सरफेस। और जो इसके अलावा जो सरफेस होती है क्या कहते हैं, हम इसको नहीं टिक कर सकते क्योंकि डल वाइट आ रहा है। ठीक है, शाइनी सरफेस जो होती है ना वो मोस्ट गुड रिफ्लेक्टर होती है। तो शाइनी वाइट सरफेस, जो लाइट कलर्स होते हैं वो गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, और जो डार्क कलर होते हैं वो गुड हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए समर्स में हम वाइट कलर, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन इस तरह के कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जो विंटर आता है तो हम ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन इस तरह के कलर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो गुड हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय डल ब्लैक एंड रिफ्लेक्ट बाय शाइनी वाइट। इट्स अ बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, in question number 18, let's go. Question number 18, now clear. A wave is traveling in the water in a glass sided tank. The diagram shows a side view of the wave at one instant. So that is the amplitude, maximum height। ये जो वेव होती है वो मीन पोजीशन से कितना ऊपर जाती है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम, तो वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। इसी तरह अगर लोएस्ट पॉइंट पर आता है तो तब भी उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो वेव तो ऐसे ट्रैवल कर रही होती है ना, क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में। ठीक है, तो वो हमने देखना होता है वो कितना पीक पॉइंट है, तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दूसरी बात दैट इज़ 4, एम्पलीट्यूड इज़ 4, उसने खुद ही बता दी है। और उसकी बाद दूसरी चीज़ वो पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड के साथ साथ वेवलेंथ पूछ रहा है। हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, तो 1 वेव जो होती है वो 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ होती है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द वेव, दैट इज़ 10। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ठीक है, 4 and 10।
Now, the next question is 19. An earthquake wave travels through the solid surface of the earth from east to west. ठीक है जी, अगर हम मैप बना लेते हैं और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो वेव्स हैं ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं और दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ. वेव्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं जी? ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल कर रही हैं. वाइब्रेशन सॉरी अर्थक्वेक वेव्स ऐसे जा रही हैं. ठीक है. द सॉलिड सरफेस वाइब्रेट्स इन द नॉर्थ टू साउथ. यहाँ से जो वेव्स जा रही हैं वो नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं. सॉलिड में जो वाइब्रेशंस हो रही है वो इस डायरेक्शन में है और जो अर्थक्वेक वेव्स थी वो इस डायरेक्शन में है. अब देखें दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री बना रही हैं. जब 90 डिग्री बनाती हैं तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती हैं कि अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, चले मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ. अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो या तो ऊपर ट्रैवल परपेंडिकुलर टू द मीडियम हो, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम या तो ऊपर हों या नीचे हों, तो हम इनको ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं. तो एक वेव जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, और दूसरी वेव जा रही है नॉर्थ टू साउथ. तो ये एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं. पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इस तरह से जा रही है तो इट्स मीन कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स perpendicular to the direction of the propagation. Next question 20. In solid plastic cylinder is immersed in the liquid of the refractive index 1.4. That is refractive index. ठीक है, मुझे अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ. The light traveling in the plastic cylinder strikes the inside surface at an angle of 70 degree. यहाँ पे 70 डिग्री पर जो है वो स्ट्राइक कर रहा है एंड इट्स रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द प्लास्टिक सिलेंडर. वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ द क्रिटिकल एंगल इन द प्लास्टिक एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लास्टिक. वाटर का लिक्विड का उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है. नाउ सी हियर, यहाँ पर एक मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ, पहले देखें. ठीक है, और एक वेव ले लेते हैं. ये वेव अगर क्रिटिकल एंगल पर फॉल करती है तो इट विल मूव पैरेलल टू द, it will reflected at right angle, it will reflected at right angle. ठीक है, चलें इसको रेड कर लेते हैं. ये रेड. अगर क्रिटिकल एंगल पर लाइट फॉल करती है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू द क्रिटिकल एंगल, तो लाइट जो है वो एट राइट एंगल जो है वो चली जाती है राइट एंगल पर. ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, सॉरी रिफ्रैक्ट हो जाती है, दूसरी मीडियम में चली जाती है. रिफ्रैक्ट 90 डिग्री पर होती है. लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दें तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, मैं ये काम करने लगा हूँ येलो से. अब मैं इंसिडेंट एंगल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्रिटिकल एंगल से. नाउ ग्रेटर देन लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड. यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में यही कहा गया कि जो हमारे पास strikes the inside at an angle of 70 degree, the light undergoes total internal. मतलब ये कि 70 डिग्री से 70 डिग्री पर फॉल कर रही है और क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो मतलब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है. अब वो पूछें कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल इससे थोड़ा सा कम होगा, लेस देन 70 होगा. ठीक है, और इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड उसने 1.4 बताया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लास्टिक इससे ज़्यादा होगा क्योंकि प्लास्टिक सॉलिड मीडियम है.
तो what will be the answer? Less than 70 and greater. C is the correct option. Going to the next question. What is the name and shape of the lens used to correct short sight? Short sight में ये होता है कि आपकी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है. अगर हमारा पास ये आई बॉल है, ठीक है, दैट इज़ अ आई बॉल, तो हमारे पास इमेज यहाँ पर बन जाती है, वेव्स आती हैं इधर आकर. अब हम चाहते हैं कि वेव्स रेटिना के ऊपर आएँ, वेव्स यहाँ पर इमेज बनाएं, हम चाहते हैं यहाँ पे बनाएं. तो हमें एक लेंस लगाना पड़ता है जो डाइवर्जिंग लेंस होता है. इस लेंस का नाम है कनकेव, और कनकेव कौन सा लेंस होता है? डाइवर्जिंग होता है. यहाँ भी कनकेव है, लेकिन ये उन्होंने इधर लिख दिया है कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग का होता है कि रेस लेंस से पास करें, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएं, वो कन्वर्जिंग होता है. लेकिन हमें तो चाहते हैं, हम लाइट को थोड़ा सा और पीछे लेके जाना चाहते हैं, तो हम लाइट को डिस्पर्स करेंगे, फैला देंगे. ठीक है, तो आप एक रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं इन द पाकिस्तान, व्हेन एवर देयर इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑन द रोड, लेबलिंग इज़ देयर ऑन द नोटिस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये सॉरी फॉर, इसी तरह लिखा होता है सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यूज़ द अनदर वे. ठीक है, तो आप वो क्या हो रहे थे, डिस्पर्स होते हैं, अपने पास से पाथ चेंज करते हैं, आउटवर्ड जाते हैं. इस तरफ से आ रहे होते हैं तो या तो इधर चले जाए. तो वेव्स अगर सीधी आ रही हैं और डिस्पर्स हो जाती हैं, जैसे स्नोकर की गेम में होता है, एक वाइट बॉल जाके ट्राइंगल को बॉल्स को हिट करती है, सेट को हिट करती है, तो बॉल्स डिस्पर्स हो जाती हैं, तो उसको डाइवर्जिंग कहते हैं. और डाइवर्जिंग कौन सा लेंस होता है? कनकेव लेंस होता है. ये कनकेव क्यों होता है? केव ऐसे होता है, इनर उसकी जो सेंटर होता है वो थिन होता है, सेंटर पॉइंट थिन होता है, और एजेस जो होते हैं, मैं यहाँ से डायग्राम से बना, एजेस जो होते हैं वो थिक होते हैं. यहाँ से थिक होगा और सेंटर से थिन होगा. ये कौन सा लेंस होगा? कनकेव. और केव ऐसे इनर कर्व्ड, इनर कर्व. अगर आउटर कर्व होता है वो कन्वेक्स होता है, और वो कन्वर्जिंग लेंस होता है. नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट. 22. An object is placed in front of the converging lens. The lens forms a magnified image of the object. Magnified mean to say real image on the screen, और स्क्रीन पे बन रही है, रियल इमेज बन रही है. तो डिस्टेंस बिटवीन, तो मैं इसके लिए एक छोटी सी शेप बना देता हूँ, और देखें ना कन्वर्जिंग लेंस उसने कहा है, तो कन्वर्जिंग के लिए हमारे पास एक ये लाइन, ठीक है. चलें इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं. ये भी बहुत बाया चला गया था. ओके स्टूडेंट्स, इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस. ये आउटवर्ड कर्व्ड है, आउटवर्ड, ठीक है. और एक लाइन हम पास करेंगे विच पास थ्रू द पोल ऑफ द सेंटर. एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, और एक पॉइंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसी तरह F और 2F. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये F है, ये 2F है, इधर भी F और 2F आएगा. ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को, वो कहते हैं कि फोकल लेंथ का जितना डिस्टेंस है
जो करेक्ट ऑप्शन है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस इज ग्रेटर दैन द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? ये फोकल लेंथ है। पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है ये फोकल लेंथ होती है। इससे दूर होना चाहिए, मतलब इट्स मीन कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बियॉन्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस से बाहर होगा, तब वो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी कन्वर्जिंग लेंस से। उसने कहा वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल नहीं बनती, वो डाइवर्जिंग लेंस से बनती है। राइट वे अप बनती है, डाइवर्जिंग लेंस से बनती है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ये तीनों करेक्ट जो है रॉन्ग आंसर्स हैं। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उसकी रीज़न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो एक रे ऐसे आएगी जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, एक रे जो है दूसरी रे पोल से सीधी पास करेगी यहाँ पर, और फिर इसको ज्वाइन करेगी यहाँ पे। तो देखें एक इमेज ये बन गई है यहाँ पर, ये मैग्नीफाइड रियल इमेज है, इन्वर्टेड है। और थर्ड रे हमारे पास यहाँ से अगर ब्लू कलर की इमेज दिखाएं मैं आपको, एक ये, और पास करने के बाद ये कहाँ तक जाएगी? लेंस तक जाएगी। थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया, और लेंस से जैसे ही पास करेगी इट विल मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। लेकिन अगर पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो वो बेंड हो जाती है और प्रिंसिपल फोकस से पास करती है। अगर फोकस से पास करके आती है तो पैरेलल हो जाती है, अगर पैरेलल होती है तो फोकस से पास करती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, मेरी वर्डिंग को आपने दोबारा से सुना है। अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, अगर पहले से लेंस से पहले से फोकस से पास करके आ रही है तो फिर पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, फिर पैरेलल हो जाएगी। तो ये एक मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, ऑन द स्क्रीन बन रही है, और रियल इमेज बन रही है। कन्वर्जिंग लेंस से ये वाली इमेज बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पासिस थ्रू द फॉलोइंग पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? इट इज़ आयनाइजिंग, पहली प्रॉपर्टी है आयनाइजिंग है। दूसरी है इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स। ठीक है, इट्स नॉट डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। अब देखें व्हाट इज़ दिस रेडिएशन। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास इसकी भी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है, और लाइट जो है वो वाइट लाइट होती है। लेकिन चलें, इसके 7 कलर्स होते हैं। रेडियो वेव्स भी ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो माइक्रोवेव से कम होती है। अच्छा, लेकिन चलें दो बार ये क्रॉस हो गया कि ये कम हो गया। इंफ्रारेड ये, लेकिन ये रेडिएशन ये भी क्रॉस हो गया कि ये नज़र आ जाती है। ये इसलिए क्रॉस हो गया कि ये आयनाइजिंग नहीं होती। सो ओनली इज़ द ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि ये आयनाइजिंग भी है और इसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज़्यादा भी है, और ये ह्यूमन आई से डिटेक्ट भी नहीं हो सकती। तो गैमा रेज इज़ द करेक्ट आंसर। 24 विच रो गिव्स द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, इन वाटर एंड इन स्टील। स्टील मीन सॉलिड। तो आपको पता है कि जो एयर में स्पीड है वो 330 और 331 होती है। ठीक है, तो 330 यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मैक्सिमम ये इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स जो है वो हमारे पास इस स्पीड का 4 टाइम्स होती है, 4 to 5 टाइम्स होती है, सॉरी 5 टाइम्स होती है। तो ये इट विल बी राउंड अबाउट ये 4 टाइम्स, आई थिंक सो, मेरे ख्याल में 4 टाइम्स है, आई एम नॉट श्योर 4 या 5 टाइम्स है। तो मेरे ख्याल में ये राउंड अबाउट ठीक है, मेरे पास 1500 आ रहा है, तो 5 टाइम्स आप दिमाग में रख लें। ठीक है, और जो सॉलिड्स में होता है वो 15 टाइम्स होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड 15 टाइम्स। ठीक है, तो 15 टाइम्स का मतलब है कि अगर हम राउंड ऑफ लें तो हमारे पास 15 को हम
330 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू विल, आई यूज़ कैलकुलेटर हेयर टू कंफर्म यू, 15 मल्टीप्लाई 330, 4950, ठीक है। तो टेम्परेचर का रोल हो सकता है, ठीक है, और स्टील की बात हो रही है, तो मेरे पास ये करेक्ट ए ऑप्शन आ रहा है 6000, ये वाला ऑप्शन ठीक है, मतलब ये बिल्कुल क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी देखें तो ये क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये ऑप्शन आ रहा है। और दूसरी बात अगर स्पीड ऑफ साउंड, तो ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्रॉस हैं, तो हम ये यहाँ दोनों क्रॉस हो गए तो ये भी क्रॉस हो गया, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए, ठीक है। इन द 25th question, speed as a sound wave travels from the one medium to another, its wavelength increases, wavelength increase हो रही है, what happens to the frequency and the speed of the sound? तो हमारे पास v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर वो ये कह रहा है कि लैम्डा जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि जी फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली जब लैम्डा इंक्रीज़ करता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर स्पीड के साथ रिलेशन आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड वेव की एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगी एक से दूसरे मीडियम में, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और मैन की आवाज़ है तो वो मैन की ही सुनाई देगी, वुमेन की आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उसकी आवाज़ वही सुनाई देगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी स्टे कांस्टेंट, हम इन ऑप्शंस पे गौर करते हैं, ठीक है। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है तो स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, स्पीड का ऑप्शन ही आ रहा है। सो v इज़ इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है, वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो d इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 25 तक स्टॉप कर देते हैं इस लेक्चर को। इसकी लेंथ आलमोस्ट 20 मिनट्स प्लस हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पेपर को कंप्लीट कर लेंगे, लेक्चर नंबर 9 में, और आई होप सो आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी जो भी प्रॉब्लम्स हों प्लीज़ कमेंट्स करें और मुझे बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से भी इसको जो है डिस्कस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।